नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी आज हम सुनने वाले हैं। आपको कहानी कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी का नाम है किच-किच। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, बाबूजी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हम अलग रहना चाहते हैं। रोज रोज की किचकिच से तंग आ चुका हूँ मैं। अब अलग रहकर ही चैन मिल सकता है मुझे। जब ऋषि ने ये कहा तो उसकी माँ पार्वती जी बोली, क्या अलग अलग रहना चाहता है? बेटा, तू हमारा इकलौता बेटा है और यह घर तेरा ही है। झगड़े मनमुटाव किस घर में नहीं होते भला? इसका मतलब ये थोड़े ही ना है कि घर के सदस्य घर छोड़कर ही चले जाएं। हाँ, अब आप तो ऐसा ही कहोगी, पर जब आप आयुष्य के साथ झगड़ती हो ना, तब तो कहती है कि इतनी ही तकलीफ है तो अलग रहो। तब तो आप जता ही देती हो कि ये घर आप लोगों का है। बेटा, तूने सिर्फ मेरी बातें सुनी? आयुषी तो हमेशा कहती कि हम उसके पति के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है? पर मैंने कभी इसकी शिकायत की क्या? क्योंकि मुझे पता है गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है। अरे माँ, उसने गलत क्या बोला? अगर मैं पैसे ना दूं तो पापा की दवाई और आप लोगों के खर्चे कैसे पूरे होंगे? पापा को पेंशन मिलती कितनी है? और अभी आप इसलिए भी रोक रही है क्योंकि आपको डर है कि कहीं आयुषी के चले जाने में आपकी मुफ्त की नौकरानी भी ना चली जाए। इसके आगे पार्वती जी कुछ कहती। काफी देर से चुप बैठे हुए रमाशंकर जी बीच में बोल पड़े। बस करो पार्वती, जाने दो इसे। ये अब हमारा बेटा नहीं रहा। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, ये हर बार इसी तरह इससे भी ओछी बात कहकर सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे परवरिश को भी शर्मसार करता रहेगा, जो अब मैं नहीं सह सकूंगा। जाओ बेटा और खूब खुश रहो, पर एक बात याद रखना, अपनों के साथ में जब लेन देन की सोच आ जाए, तब वह परिवार नहीं, बस एक ही छत के नीचे रहने वाले उन पेइंग गेस्ट की तरह बन जाते हैं जिन्हें महीने के अंत में सारे खर्चों का बराबर हिस्सा देना होता है। तो उससे अच्छा है कि वही किराया तुम बाहर ही जा कर दो। बाहर रहकर तुम्हें भी पता चलेगा कि हर वक्त पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि कौन इस दुनिया से जाते वक्त एक भी रुपया ले जा पाया है। जाओ, जाओ तुम। अगले 2 दिनों में ऋषि और आयुषी उस घर को छोड़कर थोड़ी दूर पर एक किराए के घर में चले गए। उस घर में जाकर ऋषि और आयुषी मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। जब चाहे बाहर चले जाओ, जब मन किया खाना बाहर खा लिया, ढेरों खरीदारी कर लो, जिससे उनके खर्चों पर दोगुनी बढ़ोतरी हो गई और फिर दोनों में भी क्लेश होने लगा। आयुषी तो और ज्यादा लापरवाह हो गई थी। जब भी कभी ऋषि काम की वजह से 2-3 दिन के लिए बाहर जाता, या तो वह अपने मायके चली जाती या रोज खाना बाहर से ही मंगवाती। ऋषि अगर कुछ कहता तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। अपने सास ससुर के सुध लेना तो दूर, उनको तो वह लगभग भूल ही चुकी थी। अब ऋषि को अपने माता पिता की याद सताने लगी। उसे लगने लगा माँ बाबूजी का वह टोका टाकी हमारे भले के लिए होता था, पर अब वह उनसे कह भी नहीं सकता था। लेकिन वह अक्सर अपने बढ़ते खर्चों को लेकर चिंतित रहता था। एक शाम को ऋषि ऑफिस से घर लौटा और आयुष से बोला, बड़े जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। जिस पर आयुष बोली, अरे आज तो मैंने खाना बनाया नहीं, राशन खत्म हो गया है और मुझे याद ही नहीं था। एक काम करिए ना, पहले राशन ऑर्डर कर लीजिए और खाना भी ऑर्डर कर लेना, क्योंकि कब तो राशन आएगा और कब तो मैं खाना बनाऊंगी। ऋषि गुस्सा हो गया। ऑफिस से थका मांदा आया था, सोच रहा था घर जाते गर्मा गर्म खाना खाऊंगा, लेकिन आयुषी की बात सुनकर उसका गुस्से का पारा चढ़ गया। क्या? राशन खत्म हो गया? पर उस घर में तो तुम मुझे राशन रहते ही राशन लाने को बोल देती थी, और अब खत्म होने पर भी तुम्हें ध्यान नहीं। वो मैं नहीं, माँ थी, और उनका कहना था हमेशा राशन खत्म होने से पहले लाया करो, इससे घर में बरकत रहती है। हमें अनाज को एकदम से घर से खाली नहीं करना चाहिए। इसलिए जब वो कहती थी तो मैं आपसे कह देती थी। आप अगर बिजी होते थे तो पापा ले आते थे, तभी तो वहां बाहर का खाने को भी हम तरस जाते थे। पर अब देखो, जब चाहे तब बाहर का खाना खा सकते हैं। अरे, ऋषि ने माथे पे हाथ मार के कहा, मैं तो हैरान हूँ, तुम अभी भी ऐसी बातें कर रही हो। देखो मेरी हालत, मैं कर्जों में उलझा पड़ा हूँ। घर आया परेशान होकर तो खाना भी नसीब नहीं। उधर माँ बाबूजी पेंशन के थोड़े से पैसों से ही सुख से गुजारा कर रहे हैं। मुझे लगता था कि वो तो हमारे बिना जी ही नहीं रह सकेंगे,
कैसे रहेंगे, पर मैं कितना गलत था। वो तो हमारे बिना ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। गलती हो गई जो तुम्हारी बातों में आ गया, पर अब तो वहां लौटने का भी मेरे पास मुंह नहीं रहा। अच्छा, अब सारी गलती मेरी हो गई। आयुषी भी झल्ला गई। ठीक है, मुझे भी नहीं रहना यहाँ। जाकर रहो अपने माँ बाबूजी के पास। मैं अपने पापा को बुलाती हूँ, वही मुझे ले जाएंगे। ये कहकर आयुषी अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन लगाने लगी। बोली, माँ, पापा को भेज दो मुझे लेकर जाने के लिए। मुझे अब इनके साथ नहीं रहना। आयुषी की माँ अचानक आयुषी की ये बात सुनकर चकरा गई। अब क्या हुआ? पहले कहती थी सास ससुर के साथ नहीं रहना, और अब कह रही है पति के साथ ही नहीं रहना। तूने कोई खजाना पा लिया है क्या, जो ऐसी बातें कर रही है? माँ, इनको लगता है कि सारी फिजूल खर्ची की जिम्मेदार मैं ही हूँ, और मैंने ही इनको इनके माता पिता से अलग किया है। अब जब मैं चली जाऊंगी तब इन्हें मेरी अहमियत का पता चलेगा। आयुषी की माँ उसकी बात सुनकर खुश हो गई। बोली, एकदम सही कहा तूने बेटी। तेरे ना होने से ही दामाद जी की आंखें खुलेंगी। फिर बोली, कहा तो तूने एकदम सही बेटी। तेरे ना होने से ही तो दामाद जी की आंखें खुलेंगी। उन्हें तभी पता चलेगा कि माता पिता का साथ, अपनों का साथ क्या होता है। पर तू ये मत सोचना कि तू वहां से निकल कर यहाँ आ जाएगी और अपना ठिकाना यही बना लेगी। मेरी बहू काफी अच्छी है बेटी। तेरे यहाँ रहने से कहीं उसके भी विचार तेरे जैसे ना हो जाए। ना बाबा ना, तेरे सास ससुर का तो अपना घर था, तभी तुम लोग वहां से छोड़कर आए। हमारा तो अपना खुद का घर है नहीं। जो है तेरे भैया मनीष का है। अगर उससे हमारी अनबन हो गई तो हमें तो सड़क पर रहना पड़ेगा। इसलिए जैसा रहना है ना, तू वहीं रह। यहाँ आने का कष्ट मत करना। हाँ, जो कभी घूमने आ गई तो स्वागत है, पर जो सब कुछ छोड़कर आई तो समझना कि तेरा मायका ही नहीं है। आयुषी माँ की बात सुनकर नाराज हो गई। माँ, ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? मतलब अब तुम भी? आयुषी के पापा आयुषी और उसकी माँ की बातें सुन रहे थे। अब उन्होंने आयुषी की माँ के हाथ से फोन ले लिया और बोले, आयुषी बेटा, हमें गलत ना समझ, अपनी गलती मान ले। दामाद जी और उनके माता पिता कैसे हैं ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। सो झूठ मूठ के फसाद करने से अच्छा है जैसे दामाद जी कह रहे हैं मान ले। दो पैसे तेरे ही बचेंगे तो आगे तेरे ही काम आएंगे। एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोच कर देखना, तुझे अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी। हमने तो तुम्हें पहले भी ये सब समझाने की कोशिश की थी, पर तेरे तेवर उस वक्त कुछ और थे। आशा करता हूँ कि अब तू अपनी गृहस्थी संवार लेगी, बचा लेगी। आयुषी के माता पिता बहुत अच्छी तरह से जानते थे आयुषी को कि वो कैसे काम काज में आलसी और फिजूल खर्ची में बढ़कर है। अपने माता पिता की बात से आयुषी और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसे अब भी लग रहा था कि वो बिल्कुल सही है। अब इस उम्र में अपने शौक में पूरे नहीं करूंगी तो मैं फिर कब करूंगी? उसने मन ही मन सोचा। वह मायके तो नहीं गई, पर उसने ऋषि से बात करना बंद कर दिया, अबोला को रख लिया। वह घर का कोई काम भी नहीं करती, बस मजे से बिस्तर पर पड़ी रहती, या फिर फोन चलाती, या फिर टीवी देखती। जब भूख लगती थी बाहर से कुछ मंगवा कर खा लिया करती। तभी एक दिन ऋषि एक लड़की के साथ घर आया। उसे देखकर आयुषी ना चाहते हुए भी ऋषि से पूछने लगी, ये कौन है? ऋषि उसकी तरफ देखकर बोला, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? अरे, ये कैसे हो गया? चलो, जब तुमने पूछा है तो बता ही देता हूँ। ये मेरी होने वाली पत्नी है। इससे मैं शादी करके रहना चाहता हूँ। तुम तलाक के कागजात पर साइन कर देना। ऋषि की बात सुनी तो आयुषी झटका खा गई। उसे मानो काटो तो खून नहीं। किसी तरह अपने को संभाल कर बोली, क्या शादी? दिमाग तो ठिकाने तुम्हारा, या अब इतने नीचे गिर गए? क्यों भाई, इसमें नीचे गिरने वाली कौन सी बात है? देखो, पत्नी का तो कोई धर्म तुम निभाते नहीं हो, तो उससे अच्छा है कि तुम इस रिश्ते से निकल जाओ। मैं अभी माँ बाबूजी को फोन करती हूँ, वही आपको बताएंगे अब। आयुषी ने चिढ़कर कहा और फोन की कोशिश करने लगी। ऋषि ने उससे कहा, माँ और बाबूजी, उनसे तो कब का हमने ही रिश्ता तोड़ दिया है, फिर हमारे बीच वो क्यों बोलने आएंगे भला? आयुषी रुआसी होकर बोली, मैं जानती हूँ कि वो जरूर आएंगे, क्योंकि पहले भी उन्हें हमारी परवाह थी और आज भी होगी। आखिर वो माता पिता है। मैं अभी कॉल करती हूँ उन्हें। वहां से ना आती तो क्या आपकी हिम्मत ऐसा व्यवहार करने की होती मेरे साथ? मतलब कि तुम मानती हो कि वो हमारी परवाह करते हैं थे और हमने उनके साथ गलत किया?
इतने दिनों से जब मैं तुम्हें कह रहा था तब तुम्हारा घमंड बीच में आ रहा था, और आज जब बात तुम पर आ गई तो एक पल में उन्हें फोन मिलाने की बात करने लगी, वहां जाने के लिए व्याकुल होने लगी, वहां से आने के अपने निर्णय पर पछताने लगी। सुनो, ये सब मैंने नाटक किया था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। एक पत्नी के रहते दूसरी बार शादी करना पाप है, और पत्नी चाहे कितने भी गलत कदम उठा ले, उसे सुधारने का हक है पति को। ये संस्कार भी मेरे माता पिता के ही दिए हुए हैं। ये जो आज तुम बच गई ना, बस मेरे माता पिता के संस्कार की वजह से, वरना कोई और होता ना तो तुम्हें सच में तलाक दे ही देता, उसी लायक हो तुम। ये लड़की तो मेरी भाभी है, मेरे दोस्त की पत्नी। अगर तुम टेढ़ी खीर हो तो मैं सीधी जलेबी हूँ। तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाना चाहता था मैं। आयुषी चुपचाप खड़े हुए अपने पति की बात सुन रही थी और अपनी गलती मानने के लिए आखिर मजबूर हो गई। फिर दोनों मिलकर रमाशंकर और पार्वती जी के पास जाकर उनसे अपने अलग होने के निर्णय पर उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। रमाशंकर जी ने बोला, बेटा, बच्चों को तो माँ बाप हमेशा माफी करते, चाहे वो कैसी भी बड़ी गलती कर ले। हम भी तुम्हें माफ कर देंगे, पर अब हम साथ नहीं रह सकते। बड़ी मुश्किल से अकेले रहना सीखा है हम दोनों ने। बड़ी मुश्किल से तुझसे मोह छुटाया है। वापस मुंह लगाकर फिर से दूर जाने की हिम्मत हम में नहीं होगी। इसलिए जैसा चल रहा है उसे ऐसे ही रहने दो। दूर रहकर रिश्तों में मिठास बनी रहे, बजाय पास रहकर एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और तीज त्योहार साथ मनाएंगे। बस इसी तरह अपनों का साथ भी बरकरार रहेगा, बिना कोई स्वार्थ और मतलब के। आयुषी और ऋषि कुछ कह न पाए। उन्हें वैसे भी मन ही मन रमाशंकर जी की बातें बिल्कुल ठीक लग रही थी। उन्हें अपना व्यवहार पुराना याद आ रहा था, और अब कुछ और कहने के लिए उनके पास में कोई बात ही नहीं थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनजान की लिखी हुई कहानी किच किच। मुझे लगता है कि आपको भी बड़ी अच्छी लगी होगी। क्या आपको रमाशंकर जी का निर्णय सही लगा? बहू का व्यवहार तो गलत था ही सही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।